हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे जो तात्कालिक गोचर है, वो प्रभाव करता है। आज के वीडियो में भी हम उसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो कुछ लोगों के प्रश्न जो हैं विवाह को लेकर और बहुत सारे लोग इन्हीं क्वेश्चंस में रहते हैं कि उनके पार्टनर्स कैसे रहेंगे, इस तरह के सवाल। इन तरह के सवालों को एंटरटेन नहीं किया जाता। कारण बिल्कुल साफ़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अपने मन में लेके चल रहे हैं और कल को वो चीज़ आपको मिले, ना मिले तो आप उसमें अलग ही दुखी होंगे। मेरा यहाँ पे जो मेन मकसद है, वो चीज़ों को खोजने के ऊपर है कि जीवन में जो नेचुरली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस चल रही हैं, जीवन के अंदर वो परिस्थितियाँ जो कि किसी ने उम्मीद ना की हो, लेकिन उनके साथ वो व्यतीत हो रही, हम उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो पैसा बनाने वाली कोशिश नहीं हो रही कि आपका मन क्या करता है और आप अपने पार्टनर्स को या मैरिजेस को कैसा देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो एक ही बात पर है। चार्ट के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का साथ ग्रुप सोल के कंसेप्ट के आधार पे मिला है, चाहे वो वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, कोई भी रिलेटिव्स हो, तो उस चीज़ को हमें समझना है। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका मतलब है। ये चीज़ें कि कैसा होगा, क्या होगा, वो आपके मन के अंदर के जो सवाल हैं इस प्रकार के, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो आपकी मानसिकता की वजह से आने वाले दुःख होंगे। मानसिकता की वजह से आने वाले दुखों का तो कोई हल कभी भी ना होगा। ये बात समझ लीजिए। क्योंकि जीवन के अंदर हर व्यक्ति कुछ बड़े-बड़े सपने देख सकता है। वो उसके लिए कितना तत्पर है, कितनी मेहनत कर रहा है, ये उसके ऊपर उनकी चीज़ें निर्भर करेंगी। बट एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति का ये कार्य, ये चीज़ें अगर हुईं, तो क्या हुईं, क्यों हुईं, क्या परिस्थिति थी, कुंडलियाँ क्या कहना चाहती थी। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस तरीके के कोर क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर हम खोज करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मन से अंदर उत्पन्न वाले वाली कई सारी चीज़ें जो हैं, वो मानसिक रूप से आप चीज़ों की तरफ अपना एक ओवरव्यू बना रहे हैं, वो अगर पूरा हो गया तो आप खुश हैं, वो नहीं हुआ तो फिर आप दुखी हो जाएँगे। चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि तात्कालिक अवस्था में क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी, जहाँ पे विदेश भ्रमण के अवसर जातक को प्राप्त हुए, ठीक है? कल की ही डेट में ऑलमोस्ट उनका वीज़ा वाला काम हुआ और उनकी यात्रा स्टार्ट हुई। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखें कि विदेश से संबंध के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं न कहीं जातक का संबंध किसी न किसी रूप में 12th हाउस से होता हो या फिर वो संबंध 9th हाउस से होता हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति विदेश में जा सकता है, उसका कोई कर्म विदेश से भी जुड़ा हुआ है। इस कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगन जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आता है, जिसके स्वामी जो हैं वो होते हैं गुरुदेव, ठीक है? गुरुदेव की जो दृष्टि है वो कहीं न कहीं 12वें भाव पर है, 8वें भाव पर है। 8वाँ और 12वाँ भाव जो है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को बाहर भेजने की एक तमन्ना देता है। जबकि इस चीज़ को कन्फर्मेशन जो है वह नवांश की कुंडली में मिलता है, क्योंकि जब हम नवांश को राशि कुंडली के बराबर, लगन कुंडली के बराबर लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि गुरु का संबंध कहीं न कहीं ऐसे कर्म के साथ है जो कि 9वें भाव से जुड़ता है। ऐसे स्थिति में बहुत हद तक संभव है कि बाहर की तरफ व्यक्ति जा सकता है, विदेश जाने के लिए पहली कंडीशन। दूसरा, कि इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तात्कालिक स्थिति को समझने की, तो हम देखते हैं कि जो दशा जो दशा इस समय चल रही है, वो है शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा के बाद अंतर्दशा जो है, वो गुरु की अंतर्दशा है और फिर प्रत्यंतर के लेवल पे अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो हमें दिखाई देता है कि मोटा-मोटा इस समय प्रत्यंतर राहु का चल रहा है। ठीक है? सबसे पहले कारक तत्वों को समझने की कोशिश करें, तो शुक्र का कारक तत्व होता है वेल्थ, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पास भोग के लिए आने वाली जो लक्ष्मी है, वो शुक्र से देखी जाती है। दूसरा, कि गुरु जो होते हैं, वो रिप्रेज़ेंट करते हैं जीवन के अंदर किसी प्रकार से उन्नति, ये उसके नेचुरल कारक होते हैं। और राहु का जो कारक तत्व है, वो होता है विदेश। तो कारक तत्व के आधार पे अगर हम बात करें, तो राहु विदेश, गुरु उन्नति और शुक्र वैभव या वेल्थ को बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं शुक्र के पास नेचुरल डोमेन क्या-क्या है। शुक्र के पास एक तो अष्टम भाव का स्वामित्व है और दूसरा शुक्र के पास थर्ड हाउस का स्वामित्व है।
थर्ड हाउस जो है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशंस में, ठीक है? वीज़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसमें भी लिखा पढ़ी होती है, कम्युनिकेशंस होते हैं, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इस तरीके से तीसरा भाव हमें इनमें भी सपोर्ट करता है। दूसरा, 8वें भाव का स्वामी होने के कारण और मंगल के साथ जुड़े होने के कारण, मंगल जो कि इस कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड भी हैं और नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी हैं, तो शुक्र का संबंध मंगल के साथ यानी कि नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ है, जो कहीं न कहीं विदेश में जाने के लिए, उड़ के जाने के लिए एक इम्पोर्टेंट हाउस बनता है, ठीक है? यात्रा का रूल आई थिंक कि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, 7th हाउस और फिर 9th हाउस। ये दोनों लंबी यात्राएँ दिखाते हैं। इसमें हम ऐसा मानते हैं कि 7th जो है वो हो सकता है देश के अंदर ही रेलवेज़ से भी लंबी यात्राएँ हो जाएँ। लेकिन जब नवम आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि देश के बाहर की विदेशी यात्राएँ संभव हैं। ठीक है? तो 9वें भाव के स्वामी का संबंध शुक्र के साथ हो रहा है, क्योंकि वो उनकी राशि में बैठे हुए हैं, उनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ बन रही थी। साथ ही साथ गुरु को देख लीजिए, गुरु फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है और फर्स्ट हाउस में आने वाले नक्षत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी कि व्यक्ति स्वयं जा रहा है, तो फर्स्ट हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। अपने स्टेटस, अपने कर्म को लेके जाना है, तो 10th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। तो गुरु यहाँ पर कहीं न कहीं दसम और पहले भाव के स्वामी होकर सपोर्ट प्रदान करते हुए नज़र आते हैं। शुक्र को मैंने बता दिया, गुरु को मैंने बता दिया, राहु की अपनी एज सच तो कोई राशि नहीं मानी जाती, फिर भी कुछ लोग उसको अ, अधिपत्य रूप से देखें तो कुंभ राशि का मानते हैं, तो वो 12वें के स्वामी हैं और कारक तत्व भी रखते हैं विदेश का, तो विदेश ले जाने में उनका कहीं न कहीं कोई रोल नज़र आता है। अब यदि हम गोचर को लगाने की कोशिश करें, तो जो गोचर तकरीबन इनका चलता हुआ दिखाई देता है, वो है अप्रैल, और कल की तारीख अगर मैं लगाऊँ तो 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 2023 के दिन अगर आप ग्रहों की स्थितियों को समझेंगे, और वो भी किस आधार पे, नक्षत्र के आधार पे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ बन रही थीं जो कि इवेंट्स को जन्म देती हैं। तो देखिए, जन्म कुंडली जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी 12 नंबर से, तो हमने उठाया इस जन्म कुंडली को दोबारा 12 नंबर से बना दिया, सबसे पहली चीज़। अब यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें 3 ग्रह देखने थे, शुक्र, गुरु और राहु। तो देखिए, शुक्र का जो संबंध बनता हुआ दिख रहा है वो बन रहा है कहीं न कहीं कृत्तिका नक्षत्र के साथ, जिसका संबंध बेसिकली सूर्य से बनता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, ठीक है? और अगर ध्यान से देखा जाए तो जन्म कुंडली के अंदर ओरिजिनली सूर्य की प्लेसमेंट जो थी वो किस तरीके से है कि सूर्य आस्पेक्ट कर रहे हैं 12th हाउस को। तो शुक्र महादशा का स्वामी जिसके नक्षत्र में बैठा है, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि एक तो चीज़ आ रही है छठा भाव का प्रभाव, जहाँ पे सूर्य खुद बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ पे सूर्य की दृष्टि जो है वो किस तरफ है, 12वें भाव की तरफ है। तो जब महादशा स्वामी शुक्र ने कहीं न कहीं सूर्य के नक्षत्र को लिया है अपने अंदर, तो वो एक प्रकार से कहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके के कुछ बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। छठा भाव आ रहा है, तो दैनिक दिनचर्या का भाव है, उसमें किसी तरीके के बदलाव का प्रयास अष्टमेश करना चाह रहा है। और सूर्य की दृष्टि संबंध अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो 12वें भाव पर है। सूर्य का संबंध यात्राओं वाले ग्रह 7th हाउस लॉर्ड बुध के साथ है। तो शुक्र ने उस नक्षत्र के ऊपर प्रभाव करके सूर्य के जो प्रभाव है उनके रिजल्ट्स को करने की कोशिश की, यहाँ पे ऐसा समझ में आता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो शुक्र के बाद नेक्स्ट लेवल जो था वो गुरु का था, और गुरु को अगर हम देखें गोचर में उस समय, तो गोचरीय प्रभाव में गुरु का जो गोचर था वो रेवती नक्षत्र से था। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र के रूप में देखा जाता है। ऐसे स्थिति में गुरु का संबंध सप्तम और चौथे भाव दोनों के साथ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशियाँ बनती हैं, ठीक है? तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो आपको समझ में आता है कि गुरु जो हैं वो कनेक्टेड है नक्षत्रीय प्रभाव के साथ में, कहाँ पर, 7th हाउस से, क्योंकि बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध के पास स्वामित्व है किस चीज़ का, 7th एंड 4th हाउस का। 4th हाउस इज अबाउट द प्रॉपर्टी और 7th इज अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, ठीक है? और जन्म कुंडली के अंदर भी हमने जब देखा तो बुध की तो स्थिति ऐसी है कि वो
छठे भाव में बैठ के 12वें भाव में अपना आस्पेक्ट रख रहे हैं। ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ के प्रभाव और ग्रह जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे भी पूर्ण प्रभाव रखते हैं। सूर्य, बुध, चंद्रमा, शुक्र। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य, बुध, चंद्रमा और शुक्र जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से सप्तम दृष्टि से उस 7वें भाव के भी प्रभाव को कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लास्ट जो था वो है राहु, और राहु का जो ट्रांजिट था, जो गोचर इस समय कार्य कर रहा है, वो है अश्विनी नक्षत्र के अंदर। अश्विनी नक्षत्र जो है उनके स्वामी के रूप में देखा जाता है केतु ग्रह को। तो हम यहाँ देखें तो हमें दिखाई देता है कि प्रत्यंतर दशा के स्वामी, अंतरदशा के स्वामी ने दिखाने की कोशिश की है सप्तम, और प्रत्यंतर दशा का स्वामी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है किसको, कहीं ना कहीं नवम को। ऐसे स्थिति में ये जो कंडीशन बन रही है, 7वां भाव 9वां भाव जो यात्राओं के लिए जरूरी है, इसको गुरु और राहु मिलके बनाते हुए दिखाई देते हैं। और इस अवधि में एक काफी लंबे अवधि से इंतजार था यात्रा का। इस अवधि में जब गुरु का संबंध सप्तम से और राहु का संबंध नवम से हुआ, यानी कि 7th और 9th के कॉम्बिनेशन को जब कंप्लीट किया गया, तब जाके कहीं बाहर की तरफ जाने का मौका मिला। तो इस चीज को यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ग्रह अपने प्रभाव गोचर में वो जिन नक्षत्रों में है उसके द्वारा भी कर रहे हैं। एक चीज और था जो प्रश्न वहाँ पे आया था कि इससे हम डेली वाली चीजों को भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं कल के चंद्रमा के साथ भी इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो हैं चंद्रमा के प्रभाव को लेकर दिनों को एक्चुअल में जज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कुंडली में चंद्रमा कल 4 तारीख को कहीं ना कहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करते हुए चंद्रमा का जो प्रभाव है, अगर उसको समझने की कोशिश आप करें तो छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी पे दृष्टि संबंध बनाते हुए चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन है। नक्षत्र के आधार पे अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में चल रहे थे, ऐसी स्थिति में उस पर्टिकुलर दिन में व्यक्ति को किसी प्रकार के संघर्ष में, जहाँ चुनौतियां आ रही हों उसमें विजय प्राप्ति का कोई दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है, और फिर उसका दृष्टि संबंध 12वें से हो रहा है, और साथ उसके बुध बैठे हुए हैं जो कि 7th हाउस लॉर्ड हैं। ऐसे स्थिति में चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं, उस नक्षत्र के स्वामी जहाँ कहीं भी बैठे हों वो, उसकी राशि जहाँ पे उनकी दृष्टि है वो, और साथ ही साथ वो ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके भाव के भी प्रभाव जीवन में दिखाई दे जाया करते हैं। इसलिए चंद्रमा स्पेसिफिक को लेकर हम कोशिश करेंगे तो वो हमें उस दिन के छोटे मोटी चीज़ों को तो बता देगा, लेकिन जब हम दशाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब ये चीज़ हमें समझ में आई होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि श्री एस के मेहता जी की किताबों को यूज़ करते वक्त बात उठती थी, महादशा के स्वामी को छोड़ दीजिए, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म अंतरदशा के स्वामियों का अध्ययन तात्कालिक स्थिति में अगर किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में काफी कुछ चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व किया जा सकता है, और वो भी तब जब उस समय की तात्कालिक कुंडली के ऊपर उस प्रभाव को समझा जाए तब। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी। क्या आप लोगों को भी जो हमारी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का लेवल है वहाँ पे कहीं ना कहीं चेक करना है, और इस बात को भी ध्यान रखना है कि ग्रह गोचर में जिस भाव में बैठ के जिन भावों को प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि से या स्वामी के साथ बैठ के, उनसे जुड़े हुए फलों को वो उस समय तात्कालिक अवस्थाओं में करने के प्रयास करते हैं। धन्यवाद।